friends, this is Neetu Bansod friend. Welcome to CCD, a complete course destination. So दोस्तों, जैसे कि हम सबको मालूम है कि हम लोग अपनी पिछली क्लास के अंदर क्लास 9 के चैप्टर 4 को डिस्कस कर रहे थे, जिसका नाम था स्ट्रक्चर्स ऑफ द एटम। तो हम लोगों ने अपनी पिछले क्लास के अंदर इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर लिया था और आज की क्लास में हम लोग एक क्विक रिवीजन करने वाले हैं। रिव्यू क्लास रहेगी जिसके अंदर हम लोग 10-15 मिनट के अंदर एक क्विक रिवीजन कर लेंगे इस पूरे चैप्टर की। ठीक है, तो सबसे पहले तो जो भी इस क्लास को देख रहे हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलो शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो देखो, स्ट्रक्चर ऑफ द एटम, इस चैप्टर के अंदर हम लोगों ने सबसे पहले क्या डिस्कस किया था? अबाउट एटम्स। सबसे पहले हम लोगों ने देखा था दैट एटम इज डिविजिबल एंड कंसिस्ट ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। क्योंकि पिछले चैप्टर के अंदर हम लोगों ने देखा था कि जो एटम होते हैं इंडिविजिबल होते हैं, लेकिन इस चैप्टर के अंदर हम लोगों को पता चला था कि जो एटम होते हैं दैट आर डिविजिबल एंड कंसिस्ट ऑफ चार्ज पार्टिकल्स, उनके अंदर कुछ चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो जो हमारे एटम्स है उसके अंदर कौन से सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं? दैट आर प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, 3 टाइप के सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, दैट आर इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पता चला था। इट इज डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन। तो जे थॉमसन जी ने बोला कि जो एटम है चाहे वो इंडिविजिबल हो, लेकिन उसके अंदर एक सब एटॉमिक पार्टिकल जरूर रहेगा जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये हमें जे थॉमसन जी ने बताया था। इसकी डिस्कवरी जो है जे थॉमसन जी ने की थी। सो उन्होंने क्या बोला? दे प्रेजेंट टुवर्ड्स द एक्सटीरियर ऑफ द एटम। एटम के एकदम एक्सटीरियर पार्ट के अंदर प्रेजेंट होंगे जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, एंड मास इज नेग्लिजिबल एंड चार्ज इज -1। जो इसका मास होगा वो नेग्लिजिबल होगा एंड उसके ऊपर जो चार्ज होगा वो कितना होगा? -1। हम लोग इलेक्ट्रॉन्स की रिप्रेजेंटेशन किससे करते हैं? ई से। तो ये हमारे हो गए इलेक्ट्रॉन्स। उन्होंने कहा जो इलेक्ट्रॉन्स है, सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी की थी जे थॉमसन जी ने। ठीक है, उन्होंने कहा कि ये एटम के एकदम एक्सटीरियर पार्ट के अंदर प्रेजेंट होंगे हमारे इलेक्ट्रॉन्स, और उसके बाद उन्होंने कहा कि जिसका मास होगा वो नेग्लिजिबल होगा, लेकिन इसके ऊपर चार्ज कितना होगा? -1। और इसको रिप्रेजेंट किससे किया जाएगा? ई से। उसके बाद हमारा प्रोटॉन आया। दूसरा सब एटॉमिक पार्टिकल की अब डिस्कवरी हो चुकी थी बाय ई गोल्डस्मिथ। ई गोल्डस्मिथ जो थी, उन्होंने सेकंड सब एटॉमिक पार्टिकल की डिस्कवरी की। उन्होंने क्या, सबसे पहले जब गैस डिस्चार्ज हुई थी तो उसके अंदर उन्होंने एक रेडिएशन को, पॉजिटिव चार्ज रेडिएशन को डिस्कवर किया और उन्होंने उसको नाम दे दिया कैनेल रे। उन्होंने उसको नाम दे दिया था कैनेल रे। तो उन्होंने कहा कि जो कैनेल रे है ये पॉजिटिव चार्ज है इसके अंदर। तो अल्टीमेटली एक और सब एटॉमिक पार्टिकल की डिस्कवरी हो चुकी थी जिसको नाम दे दिया गया प्रोटॉन्स। ठीक है, और जो प्रोटॉन्स थे वो जो हमारे एटम होते हैं उसके इंटीरियर में प्रेजेंट है, और मास इज 1 यूनिट एंड चार्ज इज पॉजिटिव। ठीक है, उन्होंने कहा इसका मास कितना है? 1 यूनिट, और इसका जो चार्ज होगा +1 होगा। हमारे इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज कितना था? -1, और हमारे प्रोटॉन्स का चार्ज है +1। उसके बाद तीसरा सब एटॉमिक पार्टिकल आया जिसका नाम था न्यूट्रॉन्स, और रिप्रेजेंट किया जाता था N से। अब न्यूट्रॉन्स क्या था? सबसे पहले तो डिस्कवर किया था जे चैडविक जी ने। उन्होंने कहा इट इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम एक्सेप्ट इन हाइड्रोजन। ये जो हमारा न्यूट्रॉन होता है न्यूक्लियस के सेंटर में होता है। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर होगा, एटम के न्यूक्लियस के सेंटर के अंदर होगा हमारा न्यूट्रॉन। और उसके बाद उन्होंने कहा इसकी जो मास है वो प्रोटॉन के बराबर होगा। मास इसका प्रोटॉन के बराबर होगा, दैट इज 1 U, लेकिन जो इसके ऊपर चार्ज होगा कितना होगा? 0। ठीक है, चार्ज मतलब 0 चार्ज होगा, कोई चार्ज नहीं होगा इसका। तो मतलब हमने 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स को देख लिया था, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स के बारे में पता चल गया क्या होते हैं। उसके बाद हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी था इस चीज का पता करना कि जो एटम्स होते हैं उसकी एक्चुअली उसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है। ठीक है, मतलब कि एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो उसके लिए कुछ एटॉमिक मॉडल्स आए। ठीक है, उसके लिए कुछ एटॉमिक मॉडल्स आए जिन्होंने बताया कि किस तरह से एटम की अरेंजमेंट होती है, एटम्स के अंदर किस तरह से इलेक्ट्रॉन्स अरेंज होते हैं। तो सबसे पहले थॉमसन मॉडल आया था। जे थॉमसन जी ने सबसे पहले मॉडल दिया था। तो इस मॉडल के अंदर क्या कहा गया है? एन एटम कंसिस्ट ऑफ अ पॉजिटिवली चार्ज पेयर। सबसे पहले तो इसको प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते थे। जो जे थॉमसन जी थे, उन्होंने जो उनका मॉडल था एटॉमिक मॉडल, उसको किसके साथ कंपेयर किया था? एक क्रिसमस पुडिंग के साथ, या फिर वाटरमेलन के साथ भी हम इसको कंपेयर कर सकते हैं। उन्होंने कहा था जो एटम है बिल्कुल क्रिसमस पुडिंग की तरह होती है, एक स्वीट डिश होती है, उसकी तरह जो उसका स्पेयर है
जो क्रिसमस पुडिंग का स्पेयर है वो पॉजिटिव चार्ज है, और उसके अंदर जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो इम्बीडेड है इलेक्ट्रॉन्स की तरह, ठीक है। या फिर वाटरमेलन ले लो, तो वाटरमेलन के अंदर जो ईडेबल पार्ट होगा, रेड ईटेबल पार्ट, वो क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज स्पेयर, एंड उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो स्पेयर इम्बीडेड होंगे, ठीक है। तो मॉडल के अकॉर्डिंग क्या था, एन एटम कंसिस्ट ऑफ अ पॉजिटिव चार्ज स्पेयर, एटम के पास एक पॉजिटिव चार्ज स्पेयर है एंड इलेक्ट्रॉन्स आर इम्बीडेड इन द स्पेयर, और इस स्पेयर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो है इम्बीडेड है, कहीं भी इधर उधर बिखरे हुए हैं जो इलेक्ट्रॉन्स है। सेकेंडली उन्होंने कहा द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज आर इक्वल, जो एटम के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है वो इक्वल है, एंड इन मैग्नीट्यूड ऑफ एन एटम एज होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, और जो मैग्नीट्यूड होगा पूरे एटम का क्या होगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा, ठीक है। तो क्या कहा थॉमसन मॉडल में उन्होंने कहा कि एटम क्या है, एटम के पास एक पॉजिटिव चार्ज स्पेयर है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स इम्बीडेड है। सेकेंडली उन्होंने कहा जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है उनका मैग्नीट्यूड इक्वल है, मतलब कि जो पूरा चार्ज होगा, होल चार्ज होगा, वो क्या होगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। उसके बाद हम लोगों ने देखा रदरफोर्ड मॉडल आया। तो रदरफोर्ड मॉडल के अंदर क्या कहा गया है, सबसे पहले तो ऑन द बेसिस ऑफ हिज अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड स्टेटेड दैट, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, दैट इज अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। उसके बेस पे उन्होंने क्या कहा, इन एन एटम पॉजिटिवली चार्ज प्रेजेंट इन द सेंटर इज कॉल्ड न्यूक्लियस, एक एटम के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज है वो सेंटर पे प्रेजेंट होगा, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज एटम के सेंटर पे प्रेजेंट होगा, जिसको हम लोग क्या कह देंगे, न्यूक्लियस। नियरली ऑल द मास ऑफ एन एटम रिजाइड्स इन द न्यूक्लियस, जो एटम का पूरा मास होगा वो उस न्यूक्लियस के अंदर कंसंट्रेटेड होगा, ठीक है। ऐसा कहते हैं हमारे रदरफोर्ड मॉडल में। रदरफोर्ड मॉडल ने क्या कहा कि जो एटम है उसके सेंटर में एक पॉजिटिवली चार्ज स्पेयर है, ठीक है, और वो जो पॉजिटिव चार्ज है उसके अंदर एटम का पूरा ही मास जो है, पूरा जो एटम का मास है वो उसके अंदर इम्बेडेड है। सेकेंडली कहा गया द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इज इन वेल डिफाइंड सर्कुलर ऑर्बिटल, जो इलेक्ट्रॉन्स है वो वेल डिफाइंड सर्कुलर ऑर्बिटल्स में ही रिवॉल्व कर रहे हैं, एंड द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल रिलेटिव टू द साइज ऑफ एटम, जो न्यूक्लियस का साइज है वो एटम के साइज से बहुत ज्यादा कम है, ऐसा कहा गया था रदरफोर्ड मॉडल में, ठीक है। तो हमें रदरफोर्ड मॉडल का पता चल गया। उसके बाद आया था बोहर्स मॉडल। तो क्या कहते हैं बोहर मॉडल कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिटल, जो एटम है, एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो न्यूक्लियर के अराउंड एक पर्टिकुलर ऑर्बिटल्स के ऊपर ही रिवॉल्व करेंगे। सेकेंडली उन्होंने कहा इन ऑर्बिटल्स को क्या कहेंगे, डिस्क्रीट ऑर्बिटल्स इन ऑर्बिटल्स को कह देते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा इलेक्ट्रॉन्स ओनली सर्टेन स्पेशल ऑर्बिटल्स के ऊपर ही रिवॉल्व करेगा, और उन स्पेशल ऑर्बिटल्स को कह देंगे डिस्क्रीट ऑर्बिटल्स, ठीक है। उसके बाद आ जाता है डिस्क्रीट ऑर्बिटल्स आर फिक्स्ड एंड दीज आर कॉल्ड स्टेशनरी स्टेट ऑफ एनर्जी लेवल, जो हमारी डिस्क्रीट ऑर्बिटल्स होंगी वो फिक्स्ड होंगी, ठीक है, और उनकी एनर्जी, उनको नाम दे दिया गया शेल्स या फिर एनर्जी लेवल्स, और उनको नाम दे दिया गया के एल एम एन और सो ऑन, ठीक है। और इसके एनर्जी लेवल थे के एल एम एन, और इसको नंबर भी दे दिए गए 1 2 3 4। तो ये हमारे 3 मॉडल्स थे जो हम लोगों ने इस चैप्टर के अंदर डिस्कस किए थे, थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल और बोहर मॉडल, ठीक है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि किस तरह से हम लोगों ने देखा कि जो एटम था उसके अंदर न्यूक्लियस सेंटर पे था, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस, उसके चारों ओर जो है क्या थी, शेल्स थी, या फिर एनर्जी लेवल्स भी क्या देते हैं, उनको नाम दे दिया था KLMN। अब उन्होंने कहा कि जो KLMN शेल्स है उसी के अंदर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं। अब देखते हैं किस तरह से इलेक्ट्रॉन्स शेल्स के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, क्या उसके रूल्स है। तो सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन शेल्स के अंदर कैसे होगी, ये बोहर एंड बरी की स्कीम से हमें पता लगता है। तो बोहर एंड बरी जी ने कुछ रूल्स दिए जिसके अकॉर्डिंग जो है इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते थे ऑर्बिटल्स पे। तो सबसे पहला रूल क्या था, 2n² इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ शेल फॉर्मूला, ठीक है। एक शेल के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, उसका फॉर्मूला है 2n²। वहां जहां पर n क्या है, ऑर्बिटल नंबर थे हमारे ये KLMN, जहां पे k इज इक्वल टू 1, L इज इक्वल टू 2, N इज इक्वल टू 3 और M इज इक्वल टू 3 एंड N इज इक्वल टू 4 होगा, ठीक है। तो ये कह दिया था हमारे बोहर एंड बरीज की स्कीम में कि जो 2n² होगा, 2n² उसका फॉर्मूला होगा जिससे हम लोग फाइंड करेंगे इलेक्ट्रॉन्स
कितने इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम हो सकते हैं एक शेल के अंदर, ठीक है। तो सेकंड हमारा जो रूल था वो कहता है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल इज 8। जो आउटर मोस्ट शेल होगी उसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 8, ठीक है। तो अब बात आती है वैलेंसी की। ये तो हो गया कि किस तरह से हम लोग इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं आउटर मोस्ट शेल्स के अंदर, एनर्जी लेवल्स के अंदर। उसके बाद आ जाती है वैलेंसी की बात। तो सबसे पहले आ जाता है कि वैलेंस शेल क्या होंगी, ठीक है। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन शेल्स ऑफ एन एटम। एक एटम की जो आउटर मोस्ट शेल होगी उसको हम लोग क्या कह देंगे, वैलेंस शेल। और तो इलेक्ट्रॉन्स उस शेल पे प्रेजेंट होंगे उनको हम लोग क्या कह देंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। वैलेंस शेल क्या है, जो हमारे एटम की आउटर मोस्ट शेल है उसको वैलेंस शेल कह देंगे। और उसी तरह से जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे आउटर मोस्ट शेल पे, उसको हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कह देंगे। उसके बाद आ जाती है वैलेंसी क्या है। जो हमारे आउटर मोस्ट शेल है, उन्होंने कहा था कि आउटर मोस्ट शेल के अंदर क्या होते हैं, 8 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही मैक्सिमम अकोमोडेट कर सकते हैं। मतलब कि अब क्या था कि सभी जो इलेक्ट्रॉन्स थे, सभी जो एटम्स थे, वो कोशिश करते थे कि उनकी आउटर मोस्ट शेल के अंदर 8 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो जाए। और अगर 8 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो जाते हैं तो उसको हम कह देते हैं इस शेल के अंदर, ये जो शेल है ये ऑक्टेट कंप्लीट कर रही है। तो अब क्या करते थे, सभी एटम्स की ये क्या कहते हैं, कंपटीशन होता था कि हम लोग 8 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कंप्लीट कर लें अपने आउटर मोस्ट शेल के अंदर। तो उसके लिए या तो वो इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते थे, या फिर गेन करते थे, या फिर लूज कर देते थे, ठीक है, ताकि वो अपने आउटर मोस्ट शेल के अंदर 8 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट कर सके, ऑक्टेट कंप्लीट कर सके। सो व्हाट इज वैलेंसी, शेयरिंग, लूजिंग और गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट द ऑक्टेट इन देयर आउटरमोस्ट शेल। आउटरमोस्ट शेल के अंदर ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करना, लूज करना, फिर गेन करना, इसी को हम लोग बोल देते थे वैलेंसी, ठीक है। वैलेंसी कैसे फाइंड करते हैं ये तो हम लोगों ने अपनी क्लासेस में अच्छी तरह से डिस्कस किया है, वो आप जाकर देख सकते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारा एटॉमिक नंबर क्या होता है और मास नंबर क्या होता है। हम लोगों ने सबसे पहले तो डिस्कस किया कितने नंबर ऑफ जो सबएटॉमिक पार्टिकल्स है एक एटम के अंदर प्रेजेंट होते हैं, उन सबएटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में देख लिया, इलेक्ट्रॉन्स के बारे में, प्रोटॉन्स के बारे में, न्यूट्रॉन्स के बारे में। इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी जे थॉमसन जी ने की थी, प्रोटॉन्स की डिस्कवरी गोल्डस्टन जी ने की थी, और न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी जे चैडविक जी ने की थी। ये हम लोगों ने याद एक बार पूरा रिवाइज कर लिया कि किस तरह से प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी हुई थी। फिर उसके बाद हमारे लिए जानना जरूरी था कि जो एटम होता है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, किस तरह से इलेक्ट्रॉन्स अरेंज होते हैं, ठीक है, एटम के अंदर। तो उसके लिए कुछ मॉडल्स आए जो कि हमें दिए थे थॉमसन मॉडल ने। सबसे पहले जे थॉमसन जी ने दिया था अपना मॉडल, जिसको हम लोगों ने देख लिया कि पॉजिटिव स्पेयर होता है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स इम्बेडेड होते हैं। जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है उनका मैग्नीट्यूड इक्वल होता है, इसलिए जो नेट चार्ज होता है पूरे एटम के ऊपर वो न्यूट्रल होता है, 0 होता है। उसके बाद रदरफोर्ड मॉडल को देख लिया था। रदरफोर्ड मॉडल में क्या कहा गया कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व हो रहे हैं, ठीक है, वेल डिफाइंड सर्कुलर ऑर्बिटल्स पे। और उसके बाद जो पूरा मास है एटम का कहां पर होता है, सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस पे। उसके बाद बोहर मॉडल को हम लोगों ने देख लिया। बोहर ने क्या कहा था, एक पर्टिकुलर ऑर्बिटल्स के ऊपर ही इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करेंगे, जिन्हें हम कह देंगे डिस्क्रीट ऑर्बिटल्स। और डिस्क्रीट ऑर्बिटल्स को कुछ नाम दे दिया गया, उनको ऑर्बिटल शेल्स कहा गया KLMN से। और इनके नंबर्स क्या थे, उनके नंबर्स थे 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये तो हमारे एटॉमिक मॉडल्स थे। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि किस तरह से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इन जो ऑर्बिटल्स है, जो शेल्स है KLMN, किस तरह से इलेक्ट्रॉन्स इनके ऊपर जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, किस तरह से इलेक्ट्रॉन्स अरेंज्ड है। तो उसके लिए कुछ रूल्स थे जो कि बोहर एंड बरी ने दिए थे अपनी स्कीम के जरिए, वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। उसके बाद हम लोगों ने देख लिया कि वैलेंसी क्या होती है, ठीक है, वैलेंसी किस तरह से हम लोग फाइंड करते हैं। तो इस चैप्टर के अंदर इसके अलावा हम लोगों ने एक और चीज पढ़ी थी कि किस तरह से हम लोग एटम की नोटेशन कर सकते हैं, किस तरह से एटम को रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं, सिंबल ऑफ इलेमेंट का क्या सिंबल है वो लिखते हैं, नीचे लिखते हैं एटॉमिक नंबर। तो बात आती है कि एटॉमिक नंबर क्या है। सो व्हाट इज एटॉमिक नंबर, जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट है न्यूक्लियस के अंदर। एक एटम के न्यूक्लियस के अंदर कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट है, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे उतना ही उनका एटॉमिक नंबर हो जाएगा। मतलब कि एटॉमिक नंबर को डिटरमाइन कौन करता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इनसाइड द एटम। So number of protons present inside the nucleus of an atom, number of protons कितने होंगे न्यूक्लियस के अंदर, उसे ही हम लोग एटॉमिक नंबर कह देंगे। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है Z से, ठीक है। और नंबर ऑफ प्रोटॉन एक एटम के
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे एक एटम के अंदर, एक न्यूट्रल एटम के अंदर, ठीक है। जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे एक न्यूट्रल एटम के अंदर। ये तो हो जाता है हमारा एटॉमिक नंबर। आगे देख लेते हैं व्हाट इज मास नंबर। सबसे पहले तो मास नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल ए से, ठीक है। मास नंबर क्या होता है हमारा, सम ऑफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। एक एटम के न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन्स और कितने न्यूट्रॉन्स हैं, ठीक है, उनका सम कर दो। उनका सम कर दोगे तो हमारे पास मास आ जाएगा पूरे एटम का। तो क्या है, मास नंबर किसके बराबर आएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को सम कर दो, उसका सम कर दो तो हमारे पास मास नंबर आ जाएगा, ठीक है। अब देख लेते हैं किस तरह से हम लोग एटम की नोटेशन करते हैं। तो सबसे पहले तो सेंटर के अंदर बॉक्स के अंदर सिंबल ऑफ इलेमेंट होगा, इलेमेंट का जो सिंबल होगा वो लिखेंगे। ऊपर की साइड हम लोग लिखेंगे मास नंबर और नीचे की साइड लिखेंगे एटॉमिक नंबर। मान लीजिए मैं नाइट्रोजन के एटम की नोटेशन लिखनी है, तो सबसे पहले तो सिंबल ऑफ इलेमेंट क्या होगा, नाइट्रोजन का है, उसका एटॉमिक नंबर होता है 7 जो हम लोग नीचे लिखेंगे, और उसका मास नंबर होता है 14 जो हम ऊपर की साइड लिखेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा एटम की नोटेशन, किस तरह से हम लोग एटम को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किस तरह से हम लोग किसी एटम की सिंबल को लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा नोटेशन। उसके बाद हम लोगों ने लास्ट टॉपिक इस चैप्टर के अंदर पढ़ा था आइसोटॉप्स और आइसोबार्स के बारे में, ठीक है। तो क्या होते हैं आइसोटॉप्स एंड आइसोबार्स। आइसोटॉप्स एटम हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। ऐसे एटम्स जिसके एक ही इलेमेंट के एटम्स जिसके एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन मास नंबर अलग है। एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन मास नंबर अलग है, उसको हम बोल देते हैं आइसोटॉप्स। जैसे कि हम लोग कार्बन के ले लेते हैं, कार्बन के 2 आइसोटॉप्स हैं, दोनों के एटॉमिक नंबर सेम है 6, लेकिन एक का एटॉमिक मास है 12 बल्कि दूसरे का एटॉमिक मास है 14, ठीक है। तो यही हो जाते हैं हमारे आइसोटॉप्स। बाकी बात करते हैं आइसोबार की। एटम्स हैविंग डिफरेंट एटॉमिक नंबर, दो डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स ले लो, उनके एटॉमिक नंबर डिफरेंट होंगे। दो डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स ले लो, एटॉमिक नंबर दोनों के डिफरेंट होंगे लेकिन मास नंबर सेम होगा, ठीक है। मास नंबर सेम होगा, एटॉमिक नंबर डिफरेंट होंगे, उसको हम लोग कह देंगे आइसोबार्स। ओके, तो देखो आज हम लोगों ने 10-15 मिनट के अंदर पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर लिया कि क्या क्या इस चैप्टर के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था। एटम्स के बारे में पढ़ा कि डिविजिबल होते हैं, उसके अंदर कुछ चार्ज होते हैं, एटम डिविजिबल होते हैं, कुछ चार्ज होते हैं एटम के अंदर। उसके बाद हमने देखा कि जो एटम्स होते हैं उसके अंदर कौन कौन से सबएटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, ये 3 सबएटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं एक एटम के अंदर, ठीक है। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ एटम को रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ मॉडल्स दिए थे, किन ने दिए थे उन पूरे मॉडल्स को हम लोगों ने देख लिया एक बार अच्छे से। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि किस तरह से हम लोग जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, मतलब कि आउटर जो शेल्स होती हैं उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। और उसके बाद हम लोगों ने वैलेंसी के बारे में डिस्कस किया। देन एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर क्या होता है उसको हम लोगों ने देखा, और किस तरह से एटॉमिक नंबर और मास नंबर हम लोग फाइंड कर सकते हैं। एंड लास्ट में हम लोगों ने देखा था आइसोटॉप्स एंड आइसोबार्स के बारे में अपने पूरे चैप्टर के अंदर, ठीक है। तो हमारा चैप्टर की आज रिवीजन हो चुकी है। अगली क्लास के अंदर हम लोग अपने 5th चैप्टर को शुरू करेंगे, क्लास 9 के 5th चैप्टर को। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।